नमस्कार। कैरियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप पिछली वीडियो के आगे वर्णमाला का भेद पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में वर्णमाला के 3 भेद में से व्यंजन के 2 भेद बताए जा चुके हैं। तीसरा भेद आप पढ़ना है। देखिए, स्वर व्यंजन अयोगवाह। स्वर व्यंजन अयोगवाह। स्वर आप पढ़ चुके हैं। स्वर के 3 भेद बताए गए थे। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व की संख्या 4, दीर्घ की संख्या 7 और प्लुत अंग्रेजी के अक्षर एस की भांति होता है, जिसको आप लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। व्यंजन भी आप वर्ण के वीडियो पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। इसके 2 भाग। वस्तुतः व्यंजन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। लेकिन अगर कुल प्रकारों की बात करें तो इन्हीं मुख्य प्रकारों में 2 प्रकार और जुड़ जाते हैं, जिसे द्विगुणी और संयुक्त कहा जाता है। व्यंजन के मुख्य 3 प्रकार, कुल 5 प्रकार होते हैं। पिछली वीडियो में व्यंजन के भेदों में से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। एक बार फ्लैशबैक में हम देख लें। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। कौन छूता है? मुंह से निकलने वाली वायु या जीभ स्पर्श करती है। किसे स्पर्श करती है? मुंह के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करती है। इस प्रकार से वे व्यंजन जिन्हें बोलने में मुंह से निकलने वाली वायु या जीभ मुंह के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ये 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उसी क्रम में अंतस्थ के बारे में भी आप पढ़ेंगे। अंतस्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, अंतः धन अस्थ। अंतः का अर्थ बीच में, अस्थ का अर्थ स्थित, अर्थात अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ हुआ बीच में स्थित। पिछली वीडियो में हमने क्यों किया था कि क्या बीच में स्थित? उसका आंसर होता है उच्चारण बीच में स्थित। किसके बीच में स्थित? स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच से होकर होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये होते हैं या, रा, ला, वा। या का उच्चारण स्थान तालु, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा, ला का दंत और वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ये सभी वर्ण सघोष होते हैं। ये सभी वर्ण अल्पप्राण होते हैं। अब आगे आप ऊष्म व्यंजन के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ध्यान दें। ऊष्म,
ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी या ऊष्मा। गर्मी या ऊष्मा अर्थात जिन वर्णों को बोलने में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्या कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिन्हें बोलने में ऊष्मा उत्पन्न होती है? हाँ, उन्हीं वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है जिन्हें बोलने में ऊष्मा उत्पन्न होती है। लेकिन एक प्रश्न है, ये गर्मी, ये ऊष्मा उत्पन्न कैसे होती है? कैसी गर्मी? क्यों? एक क्यों बना? कैसी गर्मी या कैसी ऊष्मा? कैसी ऊष्मा? सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा, किसी दो वस्तुओं के रगड़ने से उत्पन्न ऊष्मा, कैसी ऊष्मा? तो आंसर होता है घर्षण से, घर्षण अर्थात रगड़ से उत्पन्न, से उत्पन्न ऊष्मा। घर्षण या रगड़ से उत्पन्न ऊष्मा। किसका घर्षण? अगला क्यों हमारा बनता है, आखिर किसका घर्षण होता है? किसका घर्षण? इसका उत्तर होता है मुख से निकलने वाली वायु का जीभ से घर्षण। मुख से निकलने वाली वायु का जीभ से घर्षण। अब इसकी परिभाषा की जा सकती है ऊष्म व्यंजन की। जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु का घर्षण जीभ से होता है, फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु का घर्षण अर्थात रगड़ जीभ से होता है, जीवा से होता है, फलस्वरूप यानी घर्षण के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। ये हैं श, 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 हा। 4, 1 2 3 4। श, श, सा, हा, ये तीनों सा हैं, लेकिन इनके उच्चारण स्थान अलग हैं, इसलिए ये अलग सा होते हैं। जनरली आम बोलचाल की भाषा में हम इन्हें बड़ा सा, इसे खट्टी सा और इसे छोटा सा कहते हैं। ध्यान दें, इसे बड़ा सा और इसे छोटा सा। आप बताएं कि क्या ये बड़ा है और ये छोटा है? ऐसा कुछ नहीं, ना ये बड़ा है और ना ये छोटा है। फिर क्यों हम उसे छोटा सा या बड़ा सा कहते हैं और ये खट्टी सा ऐसा क्यों कहा जाता है? ध्यान दें, वास्तव में ये जो सा है इसका उच्चारण स्थान तालु है, यानी हमारी जीवा ताल को स्पर्श करती है तो इस सा का उच्चारण होता है और उसे बड़ा सा कह दिया जाता है, जबकि वो है क्या? तालव्य सा। क्या है ये? तालव्य सा, ताल से उच्चारित होने के कारण। और जिसे छोटा सा कहा जाता है वो उसका उच्चारण आगे दंत से स्पर्श होने के कारण होता है, इसलिए इसको दंत सा कहा जाता है। ये
बड़ा सा नहीं है, ना ये छोटा सा है। इसे तालव्य सा कहा जाता है और इसे दंत सा कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान ताल और इसका उच्चारण स्थान दंत। आते हैं इस सा पर। सा, इसको आम बोलचाल की भाषा में खट्टी सा कहा जाता है। खट्टी सा। क्या इसका स्वाद खट्टा है? इसे बोलने में खट्टापन महसूस होता है? नहीं, वास्तव में ये एक आम बोलचाल का तद्भवीकृत रूप है। पहले इसे षष्ठी वाला सा कहा जाता था। षष्ठी वाला सा यानी वो सा जिसे षष्ठी लिखने में प्रयोग किया जाता है, षष्ठी वाला सा। बाद में वाला का लोप करके इसे षष्ठी सा कहा जाने लगा और बाद में षष्ठी को और तद्भवीकृत करके लोग खट्टी सा कहने लगे, जो कि गलत है। षष्ठी वाला सा भी कहना गलत है, षष्ठी सा भी गलत है और खट्टी सा भी गलत है। वास्तव में ये मूर्धा से उच्चरित होता है, इसलिए ये मूर्धन्य सा है। यानी इस सा के उच्चारण में हमारी जीवा मूर्धा से स्पर्श होनी चाहिए। करेक्ट? और देखें, अगर हम इसे षष्ठी सा कहें भी ये गलत होगा, उल्टा होगा। अच्छा, जो सा नहीं जानता होगा वो षष्ठी कैसे जानेगा? षष्ठी से सा बना है कि सा से षष्ठी है? तो आप उत्तर देंगे नहीं, सा से षष्ठी बना है। अर्थात ये पिता है, सा पिता है और षष्ठी उसका पुत्र है। ये इससे बना है और ये उल्टा परिचय करा दिया जाता है कि षष्ठी वाला सा यानी पिता का परिचय पुत्र की ओर से। फला और ये फला के पिता है, ऐसा कभी परिचय नहीं होता। मूर्धन्य सा है। ठीक, अब हम देखेंगे एक फ्लैशबैक ऊष्म व्यंजन का। ऊष्म व्यंजन, व्यंजन का तीसरा भेद। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ गर्मी। कैसी गर्मी? हमारा क्वेश्चन था, क्यों था? कैसी गर्मी? घर्षण, रगड़ से उत्पन्न ऊष्मा, गर्मी। किसका घर्षण? मुख से निकलने वाली वायु का जीभ से घर्षण। इस प्रकार से उस व्यंजन को परिभाषित किया जा सकता है कि जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु का घर्षण जीभ से होता है, फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। अब ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण स्थान, घोषत्व, प्राणत्व आप पढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण स्थान, घोषत्व में पढ़ना है और प्राणत्व पढ़ना है। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण स्थान, घोषत्व और प्राणत्व पढ़ने के लिए हमें टेबल का सहारा लेना होगा। क्रम, वर्ण, उच्चारण स्थान, घोषत्व, प्राणत्व और एक एक अक्षर के उपनाम क्या है। एक वर्ण, शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा हाथ।
ध्यान दें, सा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ताल। घोषक सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इस सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। हा का उच्चारण स्थान क्या है? कर्ण। हा कर्ण से उच्चारित होता है। घोषक अभी आप इसके पहले अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे। अंतस्थ व्यंजनों का घोषक और प्राण तो क्या था? सघोष अल्प प्राण। तो जस्ट उल्टा कर देना है, जस्ट उल्टा कर देना है, यानी अब ये अघोष हो जाएंगे, अघोष और महाप्राण। ये भी क्या होगा? अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण। और हा पर ध्यान रखना है, हा एक सघोष होता है, सघोष, और प्राणत्व इसका महाप्राण ही होगा। ध्यान दें, ऊष्म व्यंजन तीनों सा अघोष होते हैं, हा सघोष होता है, और सारे ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं, सारे ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। उपनाम सा को तालव्य सा कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है तालव्य। ये मूर्धा से उच्चारित होने के कारण इसको हम कह सकते हैं मूर्धन्य, और इस सा को दंत से उच्चारित होने के कारण इसे कहा जा सकता है दंत, और हा को ऐसा कुछ नहीं कहा। तालव्य, मूर्धन्य और दंत। ठीक है, घोषक और प्राणत्व कैसे याद करेंगे? अंतस्थ में हम लोग पढ़े थे कि अंतस्थ व्यंजनों का, सारे अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं और प्राणत्व अल्पप्राण होता है, उसी को उलट दीजिए, ऊष्म में उलट दीजिए। घोषक तो उनका सघोष था, तो ऊष्म में इनका घोषक तो क्या हो जाएगा? अघोष। और सब का सब प्राणत्व क्या था? अल्पप्राण। अंतस्थ का, अंतस्थ व्यंजनों का प्राणत्व अल्पप्राण था, तो इनका क्या हो गया है? महाप्राण। और अंत में हा को ध्यान रखना है, इसका घोषक तो सघोष होता है। घोषक और प्राणत्व आप समझ रहे होंगे, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था। घोषत्व अर्थात स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर वर्णों का दो भेद किए गए हैं, अघोष और सघोष। जिनको बोलने में कंपन कम हो वे अघोष हैं, जिनको बोलने में कंपन अधिक हो वो सघोष हैं। प्राणत्व का आधार क्या है? मुख से निकलने वाली वायु, यानी मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों का विभाजन प्राणत्व का आधार कहलाता है। इस आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अगर मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम तो अल्पप्राण, अन्यथा वो महाप्राण होता है। ठीक है, अब देखें एक उपनाम इसका ऊष्म व्यंजन। हम पहले बता चुके, इन व्यंजनों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु का घर्षण जीभ से होता है, वायु का घर्षण जीभ से होता है, और फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वायु को जीभ से घर्षण खाकर निकलने के कारण ही इन व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। याद रखना है आपको, इन्हें और किस नाम से जानते हैं? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब हम व्यंजन का अगला भेद, व्यंजन का अगला भेद पढ़ेंगे, चौथा, द्विगुणी व्यंजन। द्विगुणी व्यंजन, ध्यान दो, जिस तरीके से अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर, ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, उसी तरीके से द्विगुणी व्यंजनों को
उत्क्षिप्त कहा जाता है। इन्हें क्या नाम दिया गया है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन अर्थात जिस व्यंजन को बोलने में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती हो। जिन व्यंजनों को बोलने में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती हो उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या, इसकी परिभाषा हम लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है उन्हें द्विगुणी या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है उन्हें द्विगुणी या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 2 है। कौन है ये? ड़ा और ढ़ा। 2 है, ड़ा और ढ़ा। इंपॉर्टेंट बात, यही 2 वर्ण हिंदी के मूल वर्ण हैं और सारे के सारे वर्ण संस्कृत से अडॉप्ट किए गए, संस्कृत से लिए गए। केवल ये 2 वर्ण हिंदी के अपने वर्ण हैं, इसीलिए इन्हें हम हिंदी के मूल वर्ण भी कहते हैं। अर्थात आप ड़ा और ढ़ा संस्कृत में नहीं मिलेगा। ड़ा और ढ़ा ये आपको संस्कृत में नहीं मिलता, ये हिंदी में ही मिलता है। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका घोषक और प्राणत्व हमें देखना है। संख्या इनकी 2 है। क्रम, वर्ण, उच्चारण स्थान, घोषत्व, प्राणत्व। एक, 2, उच्चारण स्थान इसका मूर्धा। दोनों ही उत्क्षिप्त व्यंजनों के उच्चारण स्थान मूर्धा है। इनका घोषत्व दोनों के दोनों सघोष हैं। प्राणत्व, ड़ा ढ़ा, ड़ा अल्प प्राण है और दूसरा महाप्राण है। ड़ा अल्प प्राण है, ढ़ा महाप्राण है। दोनों के उच्चारण स्थान मूर्धा है, दोनों का घोषत्व सघोष है, दोनों के प्राणत्व ड़ा का अल्प प्राण, ढ़ा का महाप्राण। ठीक, अब देखते हैं क्या हमें ये फिर से ये याद रखने की जरूरत है। आंसर नहीं, उत्तर नहीं। कैसे? हम स्पर्श व्यंजन टा वर्ग को याद करें। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा।
इनमें इन्हीं दो व्यंजनों से, इससे इसके नीचे बिंदु लगाकर ड़ा बना दिया गया, ढा के नीचे बिंदु लगा के ढ़ा बना दिया गया। ये जो घोषत्व, जो प्राणत्व, जो उच्चारण स्थान डा ढा का है, वही घोषत्व, वही प्राणत्व, वही उच्चारण स्थान ड़ा ढा का है। स्पर्श व्यंजनों में टा वर्ग, स्पर्श व्यंजनों में टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था? मूर्धा। का वर्ग का कंठ, चा वर्ग का ताल, टा वर्ग का मूर्धा। डा ढा ये मूर्धा से उच्चरित होते थे, तो उन्हीं से बने ड़ा ढ़ा भी मूर्धा से ही उच्चरित हो रहे हैं। बताया गया स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। तीसरा, चौथा सघोष है, तो देखिए इन दोनों को हमने सघोष लिखा, यानी ये दोनों डा ढा सघोष, तो ड़ा ढ़ा भी सघोष। स्पर्श व्यंजनों का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होता है। इस तरीके से तीसरा डा हुआ, उससे ड़ा बना है, ये अल्प प्राण होना चाहिए था। देखिए ड़ा को अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। चौथे से ढा से ढ़ा बना है, चौथा ढ़ा महाप्राण है। अर्थात जो उच्चारण स्थान, जो घोषत्व, जो प्राणत्व डा ढा का होता है, वही उच्चारण स्थान, वही घोषत्व, वही प्राणत्व ड़ा ढा का भी होता है। हमें अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और बात, अगर एक ड़ा था तो फिर ये ड़ा बनाने की क्या जरूरत, इसकी क्या आवश्यकता हुई? देखिए दोनों ही अड़ा है, लेकिन दोनों के उच्चारण स्थान में अंतर है। ध्यान दें, अभी इसके बाद हम आपको अनुनासिक वर्ण बताएंगे। अनुनासिक वर्ण जिन वर्णों को बोलने में नाक का भी सहयोग लिया जाता है, अर्थात मुख से निकलने वाली वायु की थोड़ी सी मात्रा नाक से उत्सर्जित होती है, और ड़ा एक अनुनासिक वर्ण बताया जाएगा। ड़ा एक अनुनासिक वर्ण बताया जाएगा। ये अर्थात इसे बोलने में नाक का सहयोग लिया जाएगा। मुख से निकलने वाली वायु की थोड़ी सी मात्रा नाक से उत्सर्जित होगी, अड़ा, और ये अनुनासिक नहीं है। इसे बोलने में मुंह से निकलने वाली वायु की तनिक भी मात्रा नाक से नहीं निकलेगी, ड़ा। कहने का मतलब, अगर किसी की नाक बंद हो, पूरी तरीके से बंद हो, तो वो अड़ा का उच्चारण नहीं कर सकता, और अगर उसकी नाक बंद हो तो अड़ा का उच्चारण शुद्ध कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान दें कैसे हम इसको पढ़ते हैं। ये गुण, गुण यानी थोड़ी सी वायु की मात्रा हमारे नाक से उत्सर्जित होगी, ऐसे करके, ऐसे करके, और ये इसमें तनिक भी वायु की मात्रा नाक से उत्सर्जित नहीं होगी, ये कहा जाएगा गुड़। इसमें से कौन सा खाने वाला होगा, इसको तो आप जानते ही होंगे, बाद वाला खाने वाला है। ठीक, अब हम व्यंजन के पांचवें प्रकार, व्यंजन के पांचवें प्रकार संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन, नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त अर्थात मेल, मेल से बना हुआ। वे वर्ण, वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से, संयोग से बने हैं। शाब्दिक अर्थ होता है इसका संयोग या मेल से बना हुआ।
हिंदी के जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन है? नीचे आपको लिखे जा रहे हैं। छ, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। क्ष का और सा से मिलकर बना है। का और सा, कौन सा सा है ये? मूर्धन्य सा। का और मूर्धन्य सा के मेल से बना हुआ है। त्र ता और रा के संयोग से बना हुआ है। ज्ञान, ये बहुत पूछा जाता है ज्ञान कंपटीशन में, क्योंकि जनरली लगता है गा और या के संयोग से बना हुआ है, लेकिन नहीं, ये जा और या के संयोग से बना हुआ है। जा और या, स्रा, सा और रा के संयोग से बना हुआ है। सा कौन सा सा है? ये मूर्धन्य सा, सॉरी तालव्य सा, तालव्य सा और रा के संयोग से बना हुआ है। ध्यान रखना है इसमें प्रत्येक संयोग में दो दो अक्षर आ रहे हैं। पहले अक्षर पर हमें हलंत रखना है, तभी इनका संयोग अगले वर्ण से होगा। पहले पर हलंत। छ, का और क्षा, त्रा, ता और रा, ज्ञा, जा और ज्ञा, स्रा, सा और रा के संयोग से बना हुआ है। इस तरीके से व्यंजन समाप्त हो गया। व्यंजन के 5 भेद समाप्त हो गए। ध्यान दें, व्यंजन के इस तरीके से भेद रहे। स्पर्श, इनकी संख्या आपने 25 पढ़ी। अंतस्थ, इनकी संख्या 4 पढ़ी। ऊष्म, इनकी संख्या 4 पढ़ी। द्विगुणी, इनकी संख्या 2 आपने पढ़ा। संयुक्त, इनकी संख्या आपने 4 पढ़ा। 25, 4, 4 ये 35 हो जाते हैं मुख्य प्रकार से, और ये 4, 2, 6 ये हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 39। इस तरीके से व्यंजन है। वर्णमाला का तीसरा भाग अयोग हुआ। ये तीसरा वर्णमाला के 3 भाग बताए गए थे, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, तीसरा अयोगवा पढ़ना है। अयोगवा 2 शब्दों से मिलकर बना है। अयोग धन वा। अयोग का अर्थ होता है बिना जुड़े, और वाह का शाब्दिक अर्थ होता है साथ रखना या साथ चलना। वाह सबसे वाहन बना हुआ है। जब भी हम वाहन का प्रयोग करते हैं तो हमारे साथ में ही रहता है। बिना जुड़े, साथ रखना या साथ चलना। वे वर्ण जो स्वर नहीं होते लेकिन स्वरों के साथ लिखे और रखे जाते हैं, वे अयोगवा हैं। स्वर बताते समय हम बताए थे कि स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन लेखन के आधार पर 13, अर्थात वो 2 कौन हैं जो साथ रखे जाते हैं? वही जो 2 हैं वही अयोगवा कहे जाते हैं, वो स्वर नहीं होते। फिर ध्यान से समझें, अगर स्वर पूछे जाएंगे तो 11 ही होंगे, लिखे 13 जाएंगे। अब आप कहेंगे वो क्यों? क्योंकि वो स्वरों के साथ रहते हैं लेकिन स्वर नहीं होते। ये सेम अयोगवा ऐसे ही हैं जैसे आपके घर में कोई नौकर रहता हो। आपके परिवार में रहता तो है लेकिन आपके परिवार से जुड़ा नहीं होता। अर्थात अगर परिवार रजिस्टर की बात आती है तो क्या उस नौकर का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज कराया जाएगा? नहीं। राशन कार्ड बनता है, क्या राशन कार्ड में उसका नाम दर्ज कराया जाएगा? नहीं, लेकिन वो परिवार के साथ में ही रहता है। सेम ऐसे ही अयोगवा है।
अयोगवा बिना जुड़े साथ में रखना या चलना। कहने का मतलब इसकी हम परिभाषा कर सकते हैं, वे वर्ण जो स्वर नहीं होते, स्वर नहीं होते किंतु स्वरों के साथ लिखे और रखे जाते हैं, अयोगवा है, अयोगवा है। कौन से वर्ण है ये? इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या 2। कौन कौन? अंक और आ। कौन है? अंक और आ। ध्यान दें, अंक और आ, ये 2 अयोगवा है। ये स्वर नहीं होते लेकिन स्वरों के साथ लिखे और रखे जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम अयोगवा कहते हैं। अब इन अयोगवा अंक और आ का हम उच्चारण स्थान और इनका नाम देख लें। क्रम, वर्ण, उच्चारण स्थान, घोषत्व, प्राणत्व और उपनाम। इनके नामों से जाने जाते हैं। और किस नाम से जाने जाते हैं? एक, दो, हम और आ। इनका उच्चारण स्थान अनुनासिक होता है। नासिक की होता है, नाक से। अंग को बोलने में थोड़ी सी वायु नाक से उत्सर्जित होती है, इसीलिए इसे नासिक वर्ण है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। घोषत्व, कंपन, इनका दोनों के दोनों ये आगोश है। प्राणत्व, ये अल्प प्राण है और ये महाप्राण है। क्या कहे जाते हैं? अंग को क्या कहा जाता है? अंग को कहा जाता है अनुस्वार और इसे कहा जाता है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। बस अब वर्ण पूरा हो गया। कुछ विशिष्ट वर्ण हैं वर्णमाला में, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन विशिष्ट वर्णों से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये विशिष्ट वर्ण हुआ अंग, अनुस्वार कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग कौन है? आ। पार्श्विक कौन है? लुंठित कौन है? द्वित्व कौन है? काकल्य कौन है? इन सबको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे और पूरी वर्णमाला को एक सिस्टम से बताएंगे, एक समग्रता देंगे पूरी वर्णमाला को। वर्णमाला के तीनों पार्ट स्वर, व्यंजन और अयोगवा आप पढ़ चुके हैं। कल हम कुछ वर्णों की विशिष्टता के बारे में और इसका समाकलन किया जाएगा, अगली वीडियो में उसे बताया जाएगा। धन्यवाद।